जैसा कि आप सभी को मालूम है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, जो 17 नवंबर से होने हैं। हम लोग क्या है कि रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, हम लोग उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर साइंस में भी हम बात करें, तो इसमें विशेष रूप से फिजिक्स या भौतिक विज्ञान का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और भौतिक विज्ञान में भी अगर हम बात करें, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए मददगार साबित होगा। आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों को बिना इस वीडियो को देखे हल कर पाने में सक्षम हैं और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे पा रहे हैं, तो आपको यह वीडियो नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: पर्याप्त समय और पर्याप्त आत्मविश्वास। तो और इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी चालू करेंगे और उसके बाद और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला ही प्रश्न जो है वह यह है: किसी वस्तु का भार भार और कोष्टक में देखिए द्रव्यमान लिखा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब इसको क्या है, यूनिट से समझना है कि ये द्रव्यमान है कि भार है। भार का यूनिट होता है किग्रा भार या फिर न्यूटन, और द्रव्यमान का यूनिट होता है किग्रा। तो अब इसको देख लीजिए, पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा। अब प्रश्न तो आपने पढ़ लिया, अब उत्तर क्या है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है, डब्ल्यू जो होता है, वह यम इंटू जी होता है। हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्चुअल करेंगे और जहाँ जैसा न्यूमेरिकल है वहाँ वैसा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो डब्ल्यू का क्या मतलब है, भार, डब्ल्यू फॉर वेट। यम का मतलब है 20 kg, और जी का मान यहाँ पे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो गया, 8 दूना के 16, 9 दूना के 18, 1 19, एक जीरो पर दशमलव है, तो एक जीरो पे आप लगा दिए। तो यह क्या है, 196 न्यूटन आ गया भार। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, आप हमेशा बी ऑप्शन के साथ जाइए। अब देख लीजिए, इसमें ज़रा सा भी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए, जी का मान दोस्तों ऐसा है कि रेलवे ग्रुप डी में कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो समझिए, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, नियत रहता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। एक इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ध्यान दीजिए। यह हमारी पृथ्वी है, आपको मालूम है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर फैली है। इस विषुवत रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर भी बोलते हैं, और ये ध्रुव है, इसे पोल भी बोलते हैं। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि आपको मालूम है कि एफ बराबर न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ आर स्क्वायर होता है। अब आप इसको अगर ध्यान से समझें, तो दूसरा क्या है, एफ बराबर एम जी भी होता है। तो अब यहाँ पे एम जी रखते हैं हम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या और एम पृथ्वी का द्रव्यमान, एम से एम कट गया। तो आप लोग यहाँ देखते हैं जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी ध्रुवों पर यह ज़्यादा, आर का मान ज़्यादा है, R1 रख लीजिए, और यहाँ पे आर का मान कम है, R2 रख लीजिए। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है जी का मान, एकदम सही पॉइंट है। विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, भाई गलत है। विषुवत रेखा पर आर का मान ज़्यादा है, तो आर का मान बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा, और वह भी स्क्वायर के रूप में घटेगा। तो यह ऑप्शन गलत है। नियत रहता है, कैसे नियत रहेगा, आ जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो आर जैसे बढ़ेगा घटेगा, तो जी क्या है, वैसे बढ़ेगा घटेगा। तो इसको ध्यान दीजिए, अभी गलत है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाएंगे तो आर का मान क्या है, आर का मान बढ़ेगा। जब आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान क्या है, घटेगा। तो यह भी गलत, तो इसका ए ऑप्शन सही है। जी पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं और आप लोग इसको क्या है कि बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा।
जी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर पांचवा अगला प्रश्न आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी के हर एग्जाम में लगभग यह पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल पूछा गया है, कभी कॉन्सेप्ट पूछा गया है। क्या है प्रश्न? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होगा? इस चीज को निकालने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी। वह चीज क्या है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होगा, मतलब 1/6 गुना। तो अब ध्यान दीजिए, अब भार का मान होता है mg। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यक्स है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? x/6 होगा। अब इसको समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बात को आप लोग याद कीजिएगा। पृथ्वी पर अगर x kg है, चंद्रमा पर x/6 kg होगा। अब प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, इतना छोड़ दीजिए, चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होगा? 1/6 गुना होगा। ऑप्शन सी सही है। मान लीजिए पृथ्वी पर इसका x है तो चंद्रमा पर इसका भार x/6 है, तो अब कितने गुना है? तो 1/6 का गुणा करेंगे जब x में, तो वही हमको उत्तर मिल जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न रेलवे के ग्रुप डी के हर शिफ्ट में आया है और बहुत ज़्यादा चांस है कि यह रिपीट होवे और इसका एक रेफरेंस और भी बनता है। अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? जी बराबर कैपिटल जी m/r²। तो इसमें देखिए कहीं भी इसका पिंड का रूप है, आकृति है या द्रव्यमान है? नहीं। तो इसका मतलब यह कथन सही है। आपको क्या चुनना है? गलत। तो इसका ऑप्शन ए टिक नहीं करना है। फिर गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे क्या बताया है कि जी पर आर का मान कम होता है, तो आर का मान जैसे ही कम रहेगा, आर का मान, अगर इसको ऐसे समझिए, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर r का मान बढ़ेगा तो g का मान घटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि ध्रुवों पर r का मान कम होता है, तो इसका मतलब कि g का मान बढ़ेगा। क्या लिखा है कि ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है, यह कथन भी सही है। फिर गुरुत्वीय त्वरण g भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भाई भूमध्य रेखा पर r का मान सबसे ज्यादा होता है तो g का मान सबसे कम होगा, तो यह भी सही है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, गलत है। इसमें आभासी भार ज्यादा होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब लिफ्ट की कहानी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट लिफ्ट में बैठा है या खड़ा है, अब यह लिफ्ट ऊपर जाती है, तो इस पे क्या क्या त्वरण काम करता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस पे एक त्वरण नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण काम करता है और जिस रफ्तार से, जिस त्वरण से लिफ्ट ऊपर जाती है, इसके ऊपर भी एक त्वरण काम करता है। अगर ए का मान ज्यादा है जी से, तो यह क्या है कि यह भारी महसूस करेगा, भारी महसूस करेगा। ध्यान दीजिएगा, यह थंब रूल है, ये बहुत टेक्निकल मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर ए का मान क्या है, जी से कम है और जी ज्यादा है, तो यह क्या है, हल्का महसूस करेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अभी आगे हम लोग लिफ्ट डिस्कस करते हैं तो बताते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत फिर से पूछा है। वहीं ऊपर वाला प्रश्न, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, बिल्कुल परिवर्तित होता है, घटता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह गलत है। जी का मान आपने देखा कैपिटल जी m/r²। इसमें वस्तु का द्रव्यमान कहीं नहीं है, यह क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। यह क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जी का मान कहीं भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वस्तु के आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। फिर सी ऑप्शन, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे निर्भर ही कर रहा है। गहराई पर जाने पर जी का मान परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि आर का मान परिवर्तित होगा। मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है।
अब ध्यान दीजिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि जो भी पिंड है अगर उसमें द्रव्यमान है तो उस पे एक आकर्षण बल काम करता है। अब उस पे आकर्षण बल काम करता है तो इसका मतलब कि आप वातावरण में हैं तब भी आपके ऊपर आकर्षण बल काम करेगा, हवा में है तब भी क्योंकि द्रव्यमान है, समुद्र में है तब भी। निर्वात में क्या है कि निर्वात का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, एक हवा का कण भी नहीं। तो इसका मतलब कि आप मुक्त रूप से तभी गिर सकते हैं जब आपके ऊपर कोई बल नहीं काम करे। क्यों? क्योंकि समुद्र में पानी है, वातावरण में हवा है, वायु है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं उत्प्लवन बल या फिर आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय त्वरण सब काम करता है। तो यह उसका ऑप्शन सही ऑप्शन डी है। फिर अगले प्रश्न की बात करें हम, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? भाई वस्तु का द्रव्यमान, हम लोग भार का सूत्र क्या जानते हैं? W बराबर mg। यह भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई लोग, एक दो क्वेश्चन सही ही होगा। अब क्या है द्रव्यमान, यम है मास अंग्रेजी में कहते हैं, तो 10, जी का मान 9.8, तो इसका मान कितना हो गया? 98 न्यूटन। भार का मान मात्रक न्यूटन है। अब इसके ऑप्शन को तो आप ऐसे भी सही कर सकते थे, कैसे? 10 किग्रा है तो 10 न्यूटन तो कभी होगा ही नहीं, और भार का मात्रक किग्रा होता है, ना भार का मात्रक न्यूटन होता है, ना कि किग्रा होता है। या तो किग्रा भार ऐसे लिखा जाता है kgf, तो यह भी गलत है। 10 केजी यह तो खुद का खुद द्रव्यमान ही है, तो भार कहाँ से हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आंख खुलती देखते और उत्तर टिक कर सकते थे। बस और बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, तो प्रैक्टिस कीजिए। फिर जी की इकाई क्या है? इसे अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं या इसका दूसरा नाम मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या है? अब ध्यान दीजिए भाई लोग, गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालें? अब ध्यान दीजिए कि अब इसका त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात अब हम जानते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब क्या है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका जो मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी फुल हो जाती है। आप घबरा के क्या करते हैं? सबसे पहले स्किप कर देते हैं। हालांकि फर्स्ट राउंड में ऐसे प्रश्न को स्किप ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम टेकिंग होता है, एग्जाम में प्रेशर होता है, तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं। सेकेंड राउंड में इसको करना चाहिए, लेकिन मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। इसको बस एक बार अच्छे से भी पढ़ लिया आपने, और कॉमन सेंस सबसे बड़ी बात है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। अब देखिए, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं। भाई अब इसको अभी छोड़ दीजिए, अब आपको निकालना है कि कौन सी ऊंचाई पर कितना बल गिरेगा। बिल्कुल अलग अलग बल लगेगा। क्यों? क्योंकि जी का मान सबके पे ज़्यादा वेग आएगा, अंतिम वेलोसिटी आएगी। फिर दोनों अंडे टूट जाएंगे, इस पे थोड़ा विचार करने की बात है भाई। एक अंडा तकिया पर गिराया जा रहा है, एक अंडा फर्श पर गिराया जा रहा है, तो दोनों अंडा कैसे टूट सकता है? तकिया पर गिरने वाले को तो कम बल लगेगा, उसके लिए तो कोई मतलब कोलिजन होगा ही नहीं, टक्कर कहीं हो ही नहीं रही, उसको तो कुशनिंग दिया जा रहा है बल्कि। और दूसरा अंडा फर्श पर गिरा है, दोनों अंडे टूटने की संभावना बहुत कम है, तो संभावित परिणाम तो यह नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा, क्योंकि एक छोटे समयांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। भाई एकाएक आया, चटाक से इस फर्श पर लड़ा, टक्कर हुआ, इसे कोलिजन भी कहते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर हुआ। फिर तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा, यह भी सही है, यह भी सही है, तो इसका बी ऑप्शन से। ऐसे प्रश्न बस कॉमन सेंस के आधार पर हल किए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं होती हैं। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? भाई हमने बताया है कि अगर पृथ्वी त्वरण जी है तो चंद्रमा पर G/6 होगा। अगर इसका भार पृथ्वी पर W है तो वहाँ पे W/6 होगा। अगर यहाँ पे 60 न्यूटन है तो वहाँ पे 10 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि अगर
60/6 करेंगे तो 10 न्यूटन तो आएगा ही आएगा। यह प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 160 न्यूटन है। अब इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, 160 196 न्यूटन है। अब इसके साथ ही एक अगला प्रश्न था कि उस वस्तु का भार क्या होगा जो मतलब 20 केजी की है। तो इसका ऑप्शन तो बी है, क्योंकि अभी पहले ही हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि W बराबर mg। अब क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। W दिया है, कितना दिया है, 196 न्यूटन। m पूछा है, g का मान 9.8 दिया है। तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो m बराबर 20 केजी आएगा। तो यह प्रश्न ऐसे घुमा के पूछते हैं, हो सकता है कहीं g का मान पूछ ले, भार दिया हो, द्रव्यमान दिया हो। तो W बराबर mg वाला भी फार्मूला आपको याद रखना है, जहाँ पे W क्या है, भार है, m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। क्या है कि जब हम लोग संपूर्ण भार कार्य करता है का मतलब निकालते हैं, तो एक भौतिक विज्ञान में एक टर्म आता है द्रव्यमान का केंद्र। यह वह बिंदु है जहाँ पे उसका हम यह मान सकते हैं कि यह द्रव्यमान का केंद्र। थोड़े समय के लिए आप एक पतली सी डिस्क लीजिए, अब उसमें कहाँ से पॉइंट पर हम उठाएं कि यह डिस्क बैलेंस बनी रहे, एक संतुलन की अवस्था में बनी रहे। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है, वही वाला पॉइंट होता है जहाँ पे वह संतुलित रहती है, वहाँ पे बल लगाने पर। तो यह द्रव्यमान केंद्र इसका सही है। घर्षण केंद्र जैसा कोई टर्म नहीं होता है, दाब का केंद्र होता है, इससे कोई संबंधित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है तो द्रव्यमान केंद्र पर ही काम करता है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र पृथ्वी का केंद्र होता है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान वजन महसूस करते हैं। भाई अंतरिक्ष, आपने स्पेस का नाम सुना है। अभी हमारे एक फ्लाइट स्क्वाड्रन लीडर थे शुक्ला करके, सौरभ शुक्ला, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो स्पेस में गए थे। काफ़ी चर्चा में था कि ये अंतरिक्ष से वापस आए हैं। तो वो क्या है कि उन लोगों को सिखाया जाता था कि अंतरिक्ष में कैसे चला जाए, कैसे रहा जाए। तो उसमें क्या होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो क्या है कि यहाँ पे कितना भार महसूस करते हैं, 0, उसका मान 0 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यह प्रश्न एनटीपीसी का है, लेकिन इसमें भी बताना जरूरी था, आ सकता है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, भाई W बराबर mg वालों सावधान हो जाओ। इसका मान 200 दिया है, m का मान 20 दिया है, g का मान निकालना है। 20 दहा में 200, तो g बराबर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद कर लेना, नहीं, इसको क्या है कि याद नहीं करना है। बी ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिक करके चले आओगे। हालांकि यहाँ पे क्या है कि बटे के नीचे -2 दिया है, तो ये ऑप्शन तो यूनिट से ही गलत हो रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक ही क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रुप डी के एग्जाम में यूनिट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़के अगर मात्रक वाला पाठ अच्छे से पढ़ के जाएंगे, हमको लगता है भौतिक विज्ञान के 7 से 8 प्रश्न वो लोग ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके। फिर अगला प्रश्न है, जी का मान खाली स्थान के साथ बढ़ता है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ता है। भाई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं दो तरीके से, डायरेक्टली करना है तो 1/r², इनवर्सली पढ़ना है तो r²। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं कि अगर जी का मान बढ़ाना है तो आर का मान घटाना होगा। अब कैसे घटाया आपने, ऊंचाई में वृद्धि मतलब आर का मान बढ़ रहा है, तो जी का मान क्या है, घटेगा, जी का मान घटेगा। फिर आयतन में वृद्धि का कोई रोल ही नहीं है। आर अगर बढ़ाते हैं तो आर बढ़ाते हैं, जैसे हम गोला मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r² पाई r³ तो अब गोला का आयतन क्या है, आर बढ़ाते हैं, गोला के आयतन वृद्धि करेंगे तब भी आर बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा तो जी घटेगा। आयतन में कमी करेंगे, आयतन में अगर कमी करते हैं तब भी ये ऑप्शन जी का मान बढ़ सकता है, लेकिन अब कैसे कमी करते हैं ये डिसाइड नहीं है। अब डी क्या है, ऊंचाई में कमी, तो यह ऑप्शन ज़्यादा सुरक्षित है, तो इसको क्या है, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ना कि सी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार, अब भाई विषुवत रेखा यह है,
अब यह नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। अब क्या कर रहा है कि विषुवत रेखा से उसको उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, त्रिज्या घट रही है दोनों साइड में, घट रही है दोनों साइड में। तो जी उसका भार मतलब डब्ल्यू बराबर एम जी, जी पर डिपेंड करेगा। अगर जी बढ़ेगा, जी कब बढ़ेगा, जब त्रिज्या घटेगी, तब जी का मान घट जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है। दक्षिण ध्रुव पर घटता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, यह भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। भाई अब हम मान लिए पृथ्वी की द्रव्यमान यमी है, तो उस ग्रह का द्रव्यमान क्या होगा, यमी/3। और उसकी त्रिज्या मान लिए पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पे ऐसे पृथ्वी लिख लेते हैं, यहाँ पे ग्रह लिख लेते हैं। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, RE/3। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा, ग्रह पर मान लीजिए जी प्लेनेट हम लिख लिए, यही निकालना है। आप सूत्र क्या जानते हैं, जी बराबर GE लिख दे रहे हैं हम पृथ्वी के लिए, जी अर्थ, कैपिटल जी स्मॉल MI/RE²। अब GE प्लेनेट क्या है, जी हर जगह सेम रहता है, MI/3 और RE/3 का स्क्वायर। अब इसको हल हम करते हैं, तो जी इंटू MI/3, फिर क्या होगा कि RE², फिर 3×3 = 9, ऊपर रह जाएगा 3। तो यहाँ क्या है, 3। तो अब आप देखते हैं ध्यान से, तो जी प्लेनेट बराबर क्या होगा, GME/RE² ये वाला 3 यहाँ आ गया। तो इतना का मान क्या है, जी। तो GP बराबर क्या है, 3G, पृथ्वी के प्लेनेट का 3 गुना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप लोग आ जाएगा समझ में, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना ध्रुवों पर पिंड के भार का क्या होगा। अब भाई भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को ही कहते हैं। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि आर का मान ज्यादा होता है। तो जी का मान जहाँ कम होगा, वहाँ पे डब्ल्यू का मान कैसे ज्यादा हो सकता है, वहाँ पे डब्ल्यू का मान भी कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा। भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा, मतलब यह कह रहा है ध्रुवों पर भार भूमध्य रेखा पर भार से कम होगा, यह गलत है। अगला, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के बराबर होगा, यह भी गलत है। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के भार से अधिक होगा, यह सही है। क्यों, क्योंकि वहां पे जी का मान ज्यादा होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार शून्य होगा, नहीं। केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर ध्रुवों का किसी भी पिंड का भार शून्य होगा। फिर अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, इसका भार अपरिवर्तित रहेगा या इसके भार में परिवर्तन होगा। यह कथन सही है। क्यों, क्योंकि जी के मान में चेंज होता है, अप डाउन होता है, G/6 होता है वहाँ, तो भार में परिवर्तन होगा। फिर इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यम हर जगह सेम रहता है। इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, गलत। इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे, गलत। तो इसमें जो कथन सही है वह ए कथन सही है। फिर एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। भाई वही वाला फार्मूला निकाल लीजिए, जी बराबर कैपिटल जी M/R²। अब क्या है, आधा है, तो जी बराबर M/2, फिर R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे हल करते हैं, तो जी M/2 इंटू R² इंटू 4, तो यहाँ 2, तो जी बराबर 2G। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जी का मान क्या है, यहाँ पे जी का मान नहीं दिया है, तो आप हमेशा जी का मान क्या है कि 9.8 लेके चलेंगे। तो 9.8 मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और हमको लगता है कि अगर
आप लोग इतना क्वेश्चन सही समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कमी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।